26 जून की शाम को कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। एक 24 साल की पहली वर्ष की लॉ की स्टूडेंट कांपती हुई, टूटी हुई, लेकिन हिम्मत के साथ खुद पुलिस के पास पहुंची और जो उसके साथ हुआ वो बताया। एफआईआर में लिखा गया, 25 जून की रात को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के 3 लड़कों ने उसके साथ गैंग किया। उनके नाम है मनोजीत मिश्रा, उम्र 31 साल, प्रमित मुखर्जी, उम्र 20 साल, जैब अहमद, उम्र 19 साल। ये दरिंदगी कॉलेज के अंदर ही हुई, गार्ड रूम में, जो कि स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के ठीक पास है। वो लड़की उनके सामने गिड़गिड़ाई। उसने उनके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया, उल्टा बुरी तरह पीटा। और फिर शुरू हुई धमकियां। अगर किसी को बताया तो तेरी प्राइवेट फोटो लीक कर देंगे, तेरे बॉयफ्रेंड को मार डालेंगे और तेरे परिवार को जेल भिजवा देंगे। मेरे बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन है। अब जरा रुकिए और सोचिए, एक लॉ की स्टूडेंट के साथ ये किया गया, वो भी उन्हीं लोगों ने जो खुद कानून पढ़ रहे हैं, जो कानून की जानकारी रखते हैं, जिसे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी ऐसा घिनौना काम कैसे कर डाला। एक ऐसा इंसान जो पहले के खिलाफ नारे लगाता था, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता था, वो आज खुद दरिंदा कैसे बन गया। वही इंसान जो स्कूल की बच्चियों को शिक्षा का महत्व समझाता था, वो इतनी हैवानियत पर क्यों उतर आया। एक पढ़ा लिखा इंसान जानवर कैसे बन गया, ये सच्चाई आपको अंदर से हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज जीत और आप देख रहे हैं कोलकाता रेप केस साउथ लॉ कॉलेज। ये बेहद शर्मनाक है कि आरजी कर कॉलेज रेप जैसी भयावह घटना को गुजरे अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। एक ऐसा हादसा जो आज भी लोगों के दिलों में डर और गुस्सा पैदा करता है, और उसी तरह की दरिंदगी फिर से हो गई। 25 जून 2025 को एक ऐसी जगह जिसे पढ़ाई, न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज एक भयानक अपराध की जगह बन गया। 24 साल की एक पहली वर्ष की लॉ की स्टूडेंट सिर्फ एक फॉर्म भरने कॉलेज आई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अंदर से किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी है। मनोजीत एक बिस्किट का पैकेट लेकर आया और उसे आराम से उस लड़की को पकड़ा दिया। उस समय वो अपने दोस्तों से घिरी हुई थी, हंसी मजाक चल रहा था, माहौल हल्का था। फिर मनोजीत ने सभी को यूनियन रूम में बुलाया, ये कहते हुए कि यूनिट को लेकर कोई जरूरी बात करनी है। लड़की और बाकी सभी ने उस पर भरोसा किया और उसके साथ चल दिए। कुल मिलाकर लगभग 7 लोग थे। यूनियन रूम के अंदर मनोजीत ने बातचीत शुरू की, पर सिर्फ यूनिट के बारे में नहीं, वो अपने बारे में बोलने लगा। वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी सो कॉल्ड पावर के बारे में बात करने लगा। कमरा धीरे धीरे गंभीर और बोझिल होता गया। इसी बीच प्रमित ने लड़की को बाहर बुलाया। धीरे से उसने पूछा, क्या तू मनोजीत और यूनिट के प्रति वफादार है? लड़की को कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने पूरे यकीन से कहा, हाँ, मैं पूरी तरह साथ हूं। मुझे तो अभी अभी गर्ल्स सेक्रेटरी बनाया गया है। उसने अपना पूरा समर्थन जताया और फिर वो बिना किसी शक या डर के वापस यूनियन रूम में लौट गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय बाद मनोजीत ने उसे बाहर बुलाया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दोनों फिर से यूनियन रूम में वापस आ गए। अब तक सब कुछ सही लग रहा था। शाम 6:10 के बाद जब वो और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलने की तैयारी कर रहे थे, मनोजीत ने उन्हें रोका और कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो वो रुक गए। इसके बाद मनोजीत ने धीरे धीरे सबको एक एक करके बाहर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कहा कि वो थोड़ी देर और रुके, यूनिट के काम की बात है। करीब 7:30 पर कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी GS भी यह कहकर निकल गई कि मैं एक छोटा काम निपटा कर वापस आती हूँ। उसी समय लड़की ने भी अपना सामान उठाया और जाने लगी, लेकिन तभी मनोजीत ने उसे रोक लिया और नजरों के इशारे से प्रमित और जैब को बाहर जाने का संकेत दिया। दोनों लड़के बाहर चले गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही सब हो चुका था। इसके बाद मनोजीत उसे वॉशरूम के पास ले गया और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसकी मंशा करने की थी। लड़की ने पूरा जोर लगाकर विरोध किया, उसे पीछे धकेला, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और बार बार कहती रही, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मनोजीत ने उसकी एक न सुनी। वो जबरदस्ती करता रहा, उसे डराता और दबाव डालता रहा। आखिरकार उसे पैनिक अटैक आ गया और उसकी सांसें फूलने लगी। तब मनोजीत ने प्रमित और जैब को वापस यूनियन रूम में बुला लिया। लड़की ने उनसे मदद की भीख मांगी, कहा कि उसे रूबी जनरल हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस खड़े रहे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसने कहा, कम से कम मेरा इनहेलर तो ला दो।
प्रमित इनहेलर ले आया। उसने इनहेलर का इस्तेमाल किया, थोड़ी राहत महसूस हुई, फिर अपना सामान समेटा और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जब वह मेन गेट तक पहुंची तो देखा कि गेट बंद कर दिया गया है। गार्ड पास में ही खड़ा था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। प्रमित और जैब ने फिर से जबरदस्ती उसे पकड़कर यूनियन रूम में घसीट लिया। वो फिर मोनोजीत के सामने गिड़गिड़ाई, प्लीज मुझे जाने दो। यहां तक कि उसने उसके पैर भी पकड़ लिए, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। इसके बाद मोनोजीत ने प्रमित और जैब को आदेश दिया कि लड़की को गार्ड रूम में ले जाए और गार्ड को बाहर बिठा दे। उन्होंने उसकी बात मानी और उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए। गार्ड रूम के अंदर मोनोजीत ने लड़की के उतारे और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे डराना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो वो पहले से करता आ रहा था। उसने धमकी दी, तेरे बॉयफ्रेंड को मार डालूंगा, तेरे माँ बाप को जेल भिजवा दूंगा। फिर भी लड़की ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। इसके बाद मोनोजीत ने उसके 2 वीडियो दिखाए जहां वो नेकेड थी, जो उसने पहले के हमले के दौरान रिकॉर्ड किए थे। उसने धमकी दी कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी या जब मैं बुलाऊं तब नहीं आएगी तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। जब मोनोजीत उसका कर रहा था, प्रमित और जैब पास ही खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। लड़की लगातार अपनी जान बचाने के लिए लड़ती रही, लेकिन मोनोजीत कार करता रहा। एक समय पर उसके सिर पर गहरी चोट लगी, पर फिर भी मोनोजीत नहीं रुका। आखिरकार लड़की ने विरोध करना छोड़ दिया, बस ये उम्मीद करते हुए कि किसी तरह वो जिंदा उस कमरे से निकल पाए। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, शारीरिक और मानसिक रूप से। बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। मोनोजीत ने तो उस पर हॉकी स्टिक से मारने की भी कोशिश की। वो चुपचाप लेटी रही, जैसे एक बेजान शरीर। उसने बलात्कार पूरा किया, जबरदस्ती किया और फिर उसे उसी हाल में छोड़ दिया। लेकिन आखिर ये मोनोजीत मिश्रा है कौन और उसके खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? यूनियन रूम के बाहर उनके बीच ऐसी क्या बात हुई थी जिसके बाद उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी? मोनोजीत मिश्रा 31 साल का एक व्यक्ति, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पुराना स्टूडेंट और अब एक वकील है। घटना से लगभग 45 दिन पहले उसे कॉलेज में टेम्पोररी स्टाफ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था, शायद किसी एडहॉक टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में। उसकी अपॉइंटमेंट पर तभी से सवाल उठने लगे थे क्योंकि वो तृणमूल छात्र परिषद टीएमसीपी का पहले का जाना पहचाना सदस्य है और ये पहली बार नहीं है जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर पहले भी हमला, छेड़छाड़, चोरी और तोड़फोड़ जैसे कई मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। 2017 प्रिंसिपल के ऑफिस को नुकसान पहुंचाना, 2019 कॉलेज परिसर में एक महिला पर हमला, 2020 दोस्त के घर से सोने की चेन और इलेक्ट्रॉनिक्स चुराना, 2022 कस्बा इलाके में महिला को परेशान करना, 2024 कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। कॉलेज के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, मोनोजीत लड़कियों की तस्वीरें मॉर्फ करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करता था। वो प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो बनाता और दोस्तों को दिखाता। उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी। वो और उसके दोस्त मिलकर लड़कियों की फोटो लेकर उन्हें ग्रुप्स में पोस्ट करते, उनका मजाक उड़ाते, बॉडी शेमिंग करते और बदनाम करते। उसके खिलाफ केस कई थानों में दर्ज है। ये सब जानने के बावजूद वो आज तक अनटचेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस है। क्या उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वो खुलेआम जुल्म करता रहे और कोई उसे रोक भी ना सके? यहां तक कि हमले के दौरान भी उसने अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल किया। विक्टिम से कहा, अगर किसी को बताया तो याद रखना मेरी ऊपर तक पहुंच है। अब सवाल उठता है, क्या वो पहली विक्टिम थी या बस पहली जिसने हिम्मत की बोलने की? कितनी और लड़कियां होंगी जिन्हें इसी धमकी ने हमेशा के लिए चुप करवा दिया होगा? लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो तकदीर भी साथ छोड़ देती है और उस समय इंसान को उसके खुद के कर्म भी नहीं बचा पाते। 26 जून को उसने हिम्मत जुटाई, पुलिस स्टेशन गई और एफआईआर दर्ज करवाई। वो बोली, मैं इंसाफ चाहती हूं, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और अब मैं खुद एक विक्टिम हूं। मैं चाहती हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, कृपया मोनोजीत मिश्रा, प्रामित मुखर्जी और जैब अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। एफआईआर के दौरान जब उसने सारी सच्चाई बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। जब मोनोजीत ने उसे यूनियन रूम से बाहर बुलाया था तो उसने पूछा,
प्रामित ने तुझसे सब बताया क्या? वो मासूमियत से बोली। हाँ दादा, मैं हमेशा यूनिट के साथ रहूंगी, अब चिंता मत कीजिए। मोनोजीत बोला। नहीं, बात वो नहीं है, और उसे बाहर बुला लिया। वहां जाकर उसने कहा कि पहले दिन से ही वो उसे पसंद करता है। उसने बताया कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बाद वो उससे प्यार करने लगा है और फिर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने साफ मना कर दिया, मेरे पास बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। उसका ये इनकार मोनोजीत के ईगो को छुप गया। एक लड़की उस जैसे ताकतवर शख्सियत को ना कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? कॉलेज में स्टूडेंट्स उसे आइडलाइज करते थे। वो कॉलेज का सो कॉल्ड फेवरेट था, लेकिन उसके मन में इनकार की कोई जगह नहीं थी। उसे यह मंजूर नहीं था कि कोई लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ जा सके। पुलिस को जैब और प्रामित ने बताया कि लड़की ने पहले भी मोनोजीत को ठुकरा दिया था और वो उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने उसे कॉलेज यूनियन की जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट ऑफर किया, जो दरअसल एक आखिरी जाल था, जिसके बाद उसने 25 जून की दरिंदगी की साजिश रची। उसने तय कर लिया था कि एक मासूम लड़की की आत्मा को कुचल देना है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मन से फैसला लेने की हिम्मत की। जांच शुरू होने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और कॉलेज कैंपस के कुछ मुख्य जगहों को सील कर दिया गया, जैसे कि गार्ड रूम, स्टूडेंट्स यूनियन हॉल, वॉशरूम और मेन एग्जिट गेट। टीम ने कुल 42 सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का प्लान बनाया। करीब 7.5 घंटे की रिकॉर्डिंग दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक देखने के बाद जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि जो कुछ भी लड़की ने अपने बयान में कहा था वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। सोर्सेस के मुताबिक मोनोजीत को पूरा यकीन था कि लड़की डर के मारे एफआईआर नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उसने अपने कुछ दोस्तों को कस्बा पुलिस स्टेशन पर नजर रखने को कहा, जो कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ताकि पता चल सके कि लड़की रिपोर्ट दर्ज कराती है या नहीं। अगले दिन मोनोजीत ने कॉलेज के एक स्टाफ को कॉल किया और पूछा कि क्या पुलिस कॉलेज आई थी। जब उसे लगा कि अब पुलिस उसके पीछे है, तो उसने अपने वकील दोस्तों और कॉलेज सीनियर्स को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। 26 जून की शाम मोनोजीत और जैब की मुलाकात फरन रोड, बालीगंज रेलवे स्टेशन के पास हुई, जो कॉलेज से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने दोनों को ट्रैक कर लिया और उसी शाम गिरफ्तार कर लिया। प्रामित को उसी रात उसके घर से पकड़ा गया। 2 दिन बाद कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी भी गिरफ्तार हुआ। जांचकर्ताओं ने 25 जून को कॉलेज में मौजूद हर शख्स की लिस्ट तैयार की है, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर। इस लिस्ट में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। एमआर बंगुर अस्पताल में हुई मेडिकल जांच ने दर्दनाक सच्चाई को साबित कर दिया। रिपोर्ट में यह पाया गया फोर्सफुल पेनिट्रेशन, बाइट मार्क्स, नेल स्क्रैचेस। इसके अलावा उसकी गर्दन पर रगड़ के निशान और सीने पर गहरे नीले पड़ चुके घाव पाए गए। हर चोट उसकी लड़ाई और बेबसी की गवाही देती है। टिश्यू और बेडशीट जैसे कई फिजिकल सैंपल्स तीनों कमरों से फोरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए गए। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद जब मोनोजीत मिश्रा की मेडिकल जांच हुई तो उसके शरीर पर कई खरोंच के निशान पाए गए, पीठ और बाजुओं पर। पुलिस का मानना है कि ये खरोंचें विक्टिम ने खुद को बचाने की कोशिश में मारी थी और ये बिल्कुल उसकी गवाही से मेल खाती है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, पूरा मामला सोची समझी साजिश थी। तीनों आरोपियों ने पहले से प्लान बनाकर इस क्रूरता को अंजाम दिया। हमें पता चला है कि आरोपी मोनोजीत ने लड़की को उसी दिन से निशाना बनाना शुरू कर दिया था जिस दिन उसने कॉलेज में दाखिला लिया था। पुलिस ने मोनोजीत के मोबाइल से 1.5 मिनट का वीडियो भी बरामद किया है, जिसमें उस घटना की रिकॉर्डिंग है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये वीडियो किसी और को भेजा तो नहीं गया। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर सोरेन घोषाल ने पीटीआई को बताया, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैसे मामलों में ग्रुप में शामिल सभी लोगों को दोषी माना जाता है, चाहे सभी ने बलात्कार किया हो या नहीं। इस केस में 2 अन्य लोगों ने में मदद की, इसलिए ये गैंग का मामला है और सभी आरोपी माने जाएंगे। ये मामला हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। हम आज भी पूरी तरह आजाद नहीं हैं। आज भी मोनोजीत मिश्रा जैसे लोग हमारे समाज को कंट्रोल करते हैं और ज्यादातर लोग उनके खिलाफ खड़े होने के बजाय चुप रहना चुनते हैं। मैं जानता हूं हर आदमी रेपिस्ट नहीं होता, लेकिन असली सवाल यह है, हम किस पर भरोसा करें? एक ऐसा आदमी जो सोशल मीडिया पर औरतों की सुरक्षा की बातें करता है, जो बच्चों को बड़ा सपना देखने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है, जो पूजा करता है और रेप के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और लंबी रिलेशनशिप में है। हाँ, वो कोई और नहीं
मोनोजीत मिश्रा ही है। अब सोचिए, अगर ऐसा इंसान ये कर सकता है तो बाकियों से हम क्या उम्मीद करें? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम सिर्फ रेप के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम उस गंदी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अच्छे इंसान के चेहरे के पीछे दरिंदे छिपा देती है, जो पीड़िता को डराकर चुप करा देती है, जो ये मानती है कि ताकत से हर गुनाह छिपाया जा सकता है। और अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस देश में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे पता है, शायद मेरी बात बस एक और अनसुनी आवाज बनकर रह जाएगी, शायद कोई कानून नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, कृपया सख्त कार्रवाई करें। कृपया इस देश को और सुरक्षित बनाएं। इस संदेश को बार बार शेयर करें जब तक ये सबसे ऊपर तक न पहुंच जाए। ये कहानी भी बस एक और भुला दी गई कहानी न बन जाए। मैं दुआ करता हूं कि उसे कहीं जगह न मिले, न स्वर्ग में, न नरक में। कुछ पाप इतने घिनौने होते हैं कि उन्हें शैतान भी कबूल नहीं करता। ऐसी और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए मिडनाइट को फॉलो करें।